नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड परीक्षावाणी सीरीज का आज 18वां लेक्चर है दोस्तों। और इस 18वें लेक्चर में आज हम चर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड परीक्षावाणी या उत्तराखंड जीके का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, उत्तराखंड अर्थव्यवस्था यानी उत्तराखंड आर्थिक परिदृश्य। अब देखो, इस टॉपिक में हम आज क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम राज्य की अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे, किस प्रकार की व्यवस्था है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था। उसके बाद इसमें हम उत्तराखंड सकल घरेलू उत्पाद यानी उत्तराखंड की जीडीपी को समझेंगे। और यहाँ पे बैंकिंग व्यवस्था किस प्रकार की है, कौन कौन से यहाँ पे कर यानी टैक्स कब कब लागू हुए उत्तराखंड में। शेड्यूल ये काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। प्रमुख उद्योग व औद्योगिक पार्क, उसके बाद हस्तशिल्प, लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योग के बारे में दोस्तों हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन हम कंप्लीट एक ही वीडियो में इस कंप्लीट चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, खत्म करेंगे, क्योंकि परीक्षावाणी सीरीज को मेरे को जल्दी से जल्दी खत्म करना है। कुछ ही अब लेक्चर बचे हैं और अब तक दोस्तों 17 लेक्चर हो चुके हैं परीक्षावाणी के, जो कि काफी महत्वपूर्ण है आपके आगामी एग्जाम के लिए। तो इसलिए आपको दोस्तों कोई भी लेक्चर नहीं छोड़ना है। अगर इससे पहले के लेक्चर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट अलग से बना रखी है मैंने, उत्तराखंड परीक्षावाणी सीरीज 2022, वहां पे आप इससे पहले के 17 लेक्चर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे अगर बात करें उत्तराखंड अर्थव्यवस्था की, तो उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था थी वो थी मनी ऑर्डरी टाइप की। कई बार एग्जाम में बनता है, मनी ऑर्डरी टाइप की अर्थव्यवस्था थी उत्तराखंड की। मनी ऑर्डरी में क्या होता, जैसे पहले क्या होता, बैंक कम थे और ऑनलाइन सिस्टम कम था, तो कोई भी अगर व्यक्ति बाहर पैसे कमाने जाता था तो वो बाहर से डाक के माध्यम से मनी भेजता था, यानी पैसे भेजता था अपने घर। तो इस व्यवस्था को क्या कहा गया है, मनी ऑर्डरी। तो उत्तराखंड में पहले किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी, तो वो थी मनी ऑर्डरी अर्थव्यवस्था। उसके बाद यहाँ पे बात करें उत्तराखंड की जीडीपी की। अभी हम इसी में दोस्तों उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा, ये आप सभी जानते हैं। उसके बारे में पहले अध्ययन कर लेते हैं। उत्तराखंड को जो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, इसको हम अलग से पेज में दोस्तों चर्चा करते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उत्तराखंड विशेष राज्य, विशेष राज्य का दर्जा, ये कई बार दोस्तों डेट पूछी जाती है। तो उत्तराखंड को जो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया वो दिया गया 1 अप्रैल 2001 से उत्तराखंड को दिया गया था विशेष राज्य का दर्जा। अब यहां से कई अभ्यर्थी एक पॉइंट पे कंफ्यूज होते हैं। एक्चुअली जो केंद्र सरकार ने घोषणा की थी उत्तराखंड विशेष राज्य दर्जा की घोषणा की थी केंद्र सरकार ने 2 मई 2001 को। 2 मई 2001 को केंद्र सरकार ने दोस्तों ये घोषणा कर दी थी कि उत्तराखंड को विशेष दर्जा दिया गया और विशेष दर्जा या विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाला उत्तराखंड बना देश का 11वां राज्य। अब देखो, घोषणा तो 2 मई 2001 को की, लेकिन सत्र कब से प्रारंभ होता है, 1 अप्रैल 2001 से। तो इसलिए केंद्र सरकार ने कहा कि 2 मई 2001 को हम ये घोषणा करते हैं कि 1 अप्रैल 2001 से उत्तराखंड देश का 11वां विशेष राज्य है। यानी 1 अप्रैल 2001 से दर्जा मिल गया था उत्तराखंड को विशेष राज्य का। लेकिन ये दर्जा कब दिया गया, घोषणा कब की गई थी, 2 मई 2001 को। तो इस दोनों डेट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, डिटेल से मैंने यहाँ पे आपको ये इस प्रकार से समझा दिया है। अब विशेष राज्य का फायदा क्या होता है, क्यों दिया जाता है विशेष राज्य का दर्जा किसी भी राज्य को। सबसे पहले इसका कारण समझिए आप, कारण क्या है विशेष राज्य का दर्जा देने का। क्योंकि अभी हम अर्थव्यवस्था से संबंधित बहुत सारे टॉपिक इसी वीडियो में उत्तराखंड के अर्थव्यवस्था से संबंधित कवर करने वाले हैं। तो इसलिए आपको पहले उत्तराखंड का विशेष राज्य का दर्जा जो दिया गया है इसके बारे में समझना होगा। देखो, विशेष राज्य का जो दर्जा दिया जाता है किसी भी स्टेट को, वो दिया जाता है उस राज्य के या उस क्षेत्र का, पहाड़ी इलाका या दुर्गम क्षेत्र, आबादी का घनत्व वहां पे कम होना, जनजातीय जो आबादी है वहां की वो अधिक होना और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगाव होना।
तो ये सारी सिचुएशन उत्तराखंड में बैठती है। ये सारे कारण थे दोस्तों उत्तराखंड के, जिसके कारण उत्तराखंड को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्र है, बहुत सारे ऐसे दुर्गम इलाके हैं दोस्तों पहाड़ों में, वहां जाने से भी लोग डरते हैं। तो ऐसे दुर्गम क्षेत्र हैं, फिर भी वहां बहुत से क्षेत्रवासी यहाँ के गांव के लोग निवास करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आबादी का घनत्व तो कम था और जनजातीय आबादी यहाँ पे आप देखते होंगे बहुत सारी यहाँ पे जनजातीय आबादी रहती हैं। और अंतरराष्ट्रीय सीमा चाइना नेपाल से सीमा बनाता है उत्तराखंड। तो ये सारे कंडीशन, ये सारे कारण थे उत्तराखंड को एक विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए। अब फायदा क्या होता है, फायदा क्या होता है विशेष राज्य को। अब देखो जो विशेष राज्य होता है, यानी जिस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है उसको केंद्रीय सहायता दी जाती है और केंद्र सरकार की तरफ से उसको 90% अनुदान दिया जाता है। और अनुदान वो राशि है दोस्तों जिसको राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को वापस नहीं लौटाना पड़ता है। और प्लस जो 10% होता है वो ऋण के रूप में दिया जाता है। यानी कि जो केंद्र सरकार है अगर इस विशेष राज्य को जितना भी क्या देगा, पैसा देगा, उसका 90% विशेष राज्य लौटाएगा नहीं केंद्र सरकार को, मात्र 10% वो लौटाएगा और ऋण के साथ। जबकि जो अन्य राज्य होते हैं दोस्तों जिनको विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाता है उनको यहाँ पे मात्र 30% मिलता है अनुदान। देखो कितना डिफरेंस आ गया यहाँ पे। यानी केंद्र सरकार की तरफ से जो पैसा मिलेगा इस अन्य राज्यों को, उसका मात्र वो 30% नहीं लौटाएंगे, बाकी 70% वो ऋण सहित और इस पर ब्याज लगेगा। 70% इनको लौटाना पड़ेगा, जबकि ये मात्र 10% लौटाते हैं, 90% नहीं लौटाते हैं विशेष राज्य का जिनको दर्जा प्राप्त होता है जिन राज्यों को। तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे फायदा है जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। अगर हम भारत की बात करें, भारत, इसका आप स्क्रीनशॉट दोस्तों यहाँ पे ले सकते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में कितने राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है और कब कब दिया गया था, इसके बारे में कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो इसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाले राज्य, ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों आपको इस सीरीज कैसी लग रही है कमेंट में दोस्तों जरूर बताएं, और अधिक से अधिक आप कमेंट किया करें, उससे मोटिवेशन बढ़ता है दोस्तों। और आपके लिए जरदारी क्लासेस के माध्यम से इसी प्रकार से लगातार यहाँ पे आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट हम लेके आते हैं ताकि आपको हर एग्जाम में फायदा मिल सके। तो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले जो दिया गया था विशेष राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को कब दिया गया था, 1969 में। उसके बाद आता है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, HP यानी हिमाचल प्रदेश, 1971। और उसके बाद 3 अन्य स्टेट, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, इनको कब दिया गया दोस्तों, तो इनको दिया गया था मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा को 1972 में। उसके बाद 3 अन्य स्टेट को एक साथ दिया गया, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, AP लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद मिजोरम, इनको दिया गया दोस्तों ये दर्जा 1975 में। और उसके बाद आया अपना उत्तराखंड, 2001 में उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा मिला और ये 11वां राज्य था। तो देखो 3 जम्मू कश्मीर, असम, नागालैंड 1969 में, एक और 4 हिमाचल प्रदेश 1971 में, 4 मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा यानी 3, तो 7 हो गए टोटल 1972 में, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, कितने हो गए, 10 हो गए 1975 में, और 11वां हो गया उत्तराखंड। तो ये 11 राज्य जिनको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है इंडिया में, ठीक है। तो इसका दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में, उत्तराखंड की GDP की, उत्तराखंड सकल घरेलू उत्पाद। अब देखो जो ये उत्तराखंड सकल घरेलू उत्पाद जो ये GDP है, ये मैं किस आधार पे आपको बताऊंगा,
उत्तराखंड में जो सर्वे हुआ था वो सर्वे हुआ था 2019-20 में। तो उत्तराखंड का जो आर्थिक सर्वे है 2019-20 का, 2019-20 में ये सर्वे हुआ, तो रिपोर्ट कब की होगी? 2018-19 की, जो इस सत्र है 2018-19 का। अब बात करेंगे जीडीपी की। तो जीडीपी का मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी सकल घरेलू उत्पाद। तो उत्तराखंड की अगर हम जीडीपी की बात करें तो देखो जीडीपी किस आधार पर हम किसी भी स्टेट की या किसी भी देश की देखते हैं। जीडीपी दोस्तों दो प्रकार की होती है। एक होती है नॉमिनल जीडीपी, यानी प्रचलित भाव पर, जो करंट प्राइस उस समय किसी भी वस्तु का चल रहा है। पहले जीडीपी होता क्या है? जीडीपी का मतलब है एक साल में किसी देश या राज्य में उत्पादित वस्तु एवं सेवा। ठीक है, ये तो है जीडीपी, आपने इकोनॉमी में पढ़ी होगी। और वैसे अगर हमारी इकोनॉमी की सीरीज चलेगी कुछ समय बाद तो उसमें आपको इसके बारे में डिटेल्स में बताया जाएगा। तो जीडीपी मैंने आपको दो प्रकार की बता दी है। एक है प्रचलित भाव, यानी करंट प्राइस, करंट प्राइस जो किसी भी वस्तु का करंट मूल्य है, प्रचलित भाव उस समय जितने पे वो वस्तु बिक रही है उस मूल्य को आधार बनाकर, उस मूल्य के आधार पर किसी भी स्टेट का जो जीडीपी होता है उसे कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। लेकिन एक होता है वास्तविक जीडीपी। तो ये है यहाँ पे वास्तविक, क्योंकि वास्तविक जीडीपी में क्या होता है, करंट रेट नहीं देखा जाता है, बल्कि जो एक बेस वर्ष होता है, जो आधार वर्ष होता है। और उत्तराखंड का जो जीडीपी मापने का जो हम आधार वर्ष मानते हैं उसे मानते हैं 2011-12। आधार वर्ष कौन होता है? जिस वर्ष उस राज्य या उस देश ने अच्छी प्रगति की हो, अच्छा विकास उसमें हुआ हो। तो कुल मिला के जो उस समय रेट रहा होगा और जो उस समय उत्पाद हुआ होगा किसी भी वस्तु का, यानी प्रोडक्शन उस समय अच्छा खासा रहा होगा उस वर्ष, जिस वर्ष उस स्टेट ने अच्छा विकास किया, अच्छी प्रगति की, तो उसे आधार माना जाता है। और उसके बेस पे देखा जाता है कि आने वाले जो वर्षों में है क्या वो राज्य या वो देश उस आधार वर्ष के बराबर या उससे ज्यादा विकास करता है या उससे कम विकास करता है। तो इसे कहते हैं वास्तविक जीडीपी। वास्तविक जीडीपी में एक्चुअली ये ज्ञात हो जाता है कि एक्चुअल में प्रोडक्शन यानी उत्पाद कितना हो रहा है। लेकिन जो दोस्तों प्रचलित भाव के आधार पर जीडीपी हम निकालते हैं, जिसको हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि जैसे रेट बढ़ गए, अब हम सिर्फ प्राइस बढ़ा है, रेट बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है, उत्पादन नहीं बढ़ा है, तो महंगाई बढ़ेगी। तो वहां पे उस समय दिखाया गया तो वो ये है कि जीडीपी बढ़ गई है, लेकिन एक्चुअली प्रोडक्शन यानी उत्पादन नहीं बढ़ता है, वो महंगाई के कारण जीडीपी ज्यादा दिखाई देता है। तो इसलिए इसको नॉमिनल जीडीपी कहा गया है और इसको कहा गया है वास्तविक जीडीपी। इसको और डिटेल्स में हम दोस्तों जब इकोनॉमी की क्लास यहाँ पे आपके लिए चलाएंगे तो उसमें जानेंगे, वहां पे आपको और अच्छी तरीके से समझा देंगे। वैसे यहाँ पे मैंने काफी अच्छी तरीके से सिंपल लैंग्वेज में आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि वास्तविक जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में क्या डिफरेंस है। तो उत्तराखंड की जो दोस्तों वास्तविक जीडीपी है, यानी स्थिर भाव पर, स्थिर भाव का मतलब जो 2011-12 में जो बेस वर्ष है उस समय जो भाव थे उसी के प्राइस के आधार पर 2018-19 की जीडीपी क्या है तो उसे कहेंगे वास्तविक जीडीपी। तो 2011-12 में जो जीडीपी थी उत्तराखंड की वो थी 1,15,328 करोड़। 2017-18 में जीडीपी थी 1,80,844 करोड़, यानी 7.84%। और 2018-19 में ये थी 1,93,273 करोड़, यानी 6.87% उत्तराखंड की जीडीपी थी 2018-19 में। ये आप यहाँ से ग्राफ भी दे सकते हैं दोस्तों। ये यहाँ पे स्थिर भावों पर यानी कांस्टेंट प्राइस पर राज्य सकल घरेलू उत्पाद करोड़ में 2011-12 बेस वर्ष है, यहाँ से लेकर 2018-19 तक, क्योंकि 2019-20 का ये सर्वे है। अब बात करते हैं, देखो वास्तव मतलब जो एक्चुअल विकास देखा जाता है वो इसी वास्तविक जीडीपी से पता चलता है, क्योंकि इससे वास्तविक जो प्रोडक्शन होता है, जो उत्पादन होता है। क्योंकि देखो अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा, आपने 1 केजी गेहूं का क्या किया उत्पादन किया और इसका मूल्य है 20 रुपए। अगले वर्ष आपने उत्पादन तो 1 किलो ही किया लेकिन इसका मूल्य कर दिया 30 रुपए।
तो दिख तो आपको ये रहा है कि आपके पास 30 रुपए आ चुके हैं, लेकिन आपको क्या करना पड़ा, यहाँ पे महंगाई बढ़ानी पड़ी। लेकिन वहीं उसके अगले साल आपने 2 केजी गेहूं उगा दिया। इसका बेस, इसका जो मतलब प्राइस था वो इस बेस जो 20 रुपए था पहले वही रखा। तो 1 किलो का 20 रुपए, 2 किलो का कितना हो गया 40 रुपए। तो प्रोडक्शन बढ़ा तो अपने आप आपके पास पैसे भी बढ़ गए हैं। तो अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तब आपकी जीडीपी पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो वास्तविक जीडीपी यही दिखाती है कि प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हो रही है या प्रोडक्शन में घटोतरी हो रही है। जबकि प्रचलित भाव के आधार पर अगर हम नॉमिनल जीडीपी दिखाते हैं तो वहां पे वो जीडीपी तो ज्यादा दिखाई देती है, लेकिन एक्चुअल में जो प्रोडक्शन होता है वो कम होता है, या कुल मिला के वो रेट के आधार पर हम जीडीपी निकालते हैं। तो नॉमिनल जीडीपी कितनी थी उत्तराखंड की 2011-12 यानी 20 वर्ष में थी, ये ध्यान रखना, ठीक है। उत्तराखंड का जो आर्थिक सर्वे किया जाता है, जो जीडीपी निकाली जाती है, किस 20 वर्ष के आधार पर निकाली जाती है, 2011-12 के आधार पर, क्योंकि इस समय उत्तराखंड ने सबसे ज्यादा प्रगति की है। तो 1,15,328 करोड़ थी इस समय उत्तराखंड की जीडीपी। 2017-18 की बात करें तो यह हो गई थी 2,22,836 करोड़, और 2018-19 में 2,45,896 करोड़। तो देखो यहाँ पे डिफरेंस साफ दिख रहा है। करंट प्राइस पे अगर हम देखा तो 10.35% निकली उत्तराखंड की जीडीपी, जबकि कांस्टेंट प्राइस पर जो 2011-12 में प्राइस था उस समय अच्छा विकास किया था उत्तराखंड ने, उसके आधार पर देखा तो जीडीपी कितनी रही 6.87%। तो यहाँ दिखाता ज्यादा है लेकिन प्रोडक्शन इतना नहीं हो पाता है। तो ये था दोस्तों उत्तराखंड का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी। आगे बढ़ते हैं, ये आंकड़े आप नोट कर सकते हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान, ये मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, यहां से प्रश्न जरूर बन सकता है। अब देखो यहां से प्रश्न किस प्रकार पूछा जा सकता है। क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए निम्न में से किस क्षेत्र का योगदान उत्तराखंड यानी राज्य की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा है। तो देखो अर्थव्यवस्था को हम 3 क्षेत्रों में बांटते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, यानी अर्थव्यवस्था के जो क्या है क्षेत्र हैं वो 3 प्रकार के हैं। 3 भागों हमने इसको बांट दिया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में दोस्तों क्या क्या आता है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है आपका जो प्रकृति पर निर्भर करती है, कृषि, पशुपालन, वानिकी हो गया आपका, वनों से जो उत्पादन होता है, मत्स्य पालन, पशुपालन में सारे आगे, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, ये सारे, और खनन, ये आते हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं दोस्तों विनिर्माण, निर्माण, कारखाने, जैसे खाद्य कारखाने हो गए, खाद्य कपड़े कारखाने, रबड़, आयरन। तो कुल मिला के द्वितीयक क्षेत्र में क्या होता है कि जो प्राथमिक क्षेत्र से जो उत्पादन होता है उसको परिवर्तित किया जाता है, और उस परिवर्तित करने के लिए जो कारखाने होते हैं उनका विनिर्माण करना, निर्माण करना, इससे जो उत्पादन होता है उसे रखते हैं द्वितीयक क्षेत्र में। और तृतीयक क्षेत्र में क्या आता है, तो इसमें आता है दोस्तों आपका परिवहन, उसके बाद यहाँ पे आ गया संचार, पर्यटन इसी में आ गया, क्योंकि उत्तराखंड में पर्यटन सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी जो भी नौकरियां हो गई, कोई डॉक्टर है, कोई अस्पताल है, कोई होटल है, ये सारे इसमें आ जाते हैं तृतीयक क्षेत्र में। तो इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जो योगदान है अर्थव्यवस्था में, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुसार, वो है दोस्तों द्वितीयक क्षेत्र का। द्वितीय क्षेत्र कितना है 48.93%। तो प्रश्न बन सकता है कि राज्य की अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों का या राज्य की अर्थव्यवस्था में निम्न में से किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, तो वो है द्वितीयक क्षेत्र का, जिसमें विनिर्माण, निर्माण, कारखाने, ये फैक्ट्रियां, ये सारे आते हैं। तो 48.93%। उसके बाद है तृतीयक क्षेत्र का 40.50%। ये धीरे धीरे बढ़ रहा है तृतीयक क्षेत्र, क्योंकि पर्यटन उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है वो डिपेंड करती है पर्यटन पर। पर्यटन यहाँ पे काफी ज्यादा है, बहुत सारे पर्यटक यहाँ पर आते हैं, तो धीरे धीरे तृतीयक क्षेत्र का प्रभाव ज्यादा बढ़ रहा है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में। जबकि प्राथमिक क्षेत्र जिसमें हम कृषि की बात करें, पशुपालन की बात करें,
इसका जो योगदान है वो है मात्र 10.57%। क्योंकि उत्तराखंड में जो यहाँ की भूमि है, जो यहाँ की खेती है, वो इतनी अधिक उपजाऊ नहीं है। कृषि पर बहुत कम लोग यहाँ पर निर्भर हैं। यहाँ पे आपने देखो पहाड़ों में जो खेती होती है वो उतनी उपजाऊ नहीं है, लगातार भूस्खलन होता है। तो इसी कारण प्राथमिक क्षेत्र का बहुत कम योगदान है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में। अब मैं आपको यहाँ पे 2011-12 का भी बता देता हूँ, क्योंकि ये बेस वर्ष है और बेस वर्ष से अभी 2018-19 में कितनी बढ़ोतरी हुई है ये आप जान सकते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र फर्स्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, ये आप समझ जाना। प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान था उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में 2011-12 में वो था 14%। उसके बाद द्वितीयक क्षेत्र का जो था दोस्तों वो था 52.13%। और तृतीयक क्षेत्र का था दोस्तों 33.88%। तो देखो यहाँ पे कितना अंतर आ गया 2018-19 में। ये हमारा बेस वर्ष है। यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र का था 14% योगदान, द्वितीय क्षेत्र का था 52.13% और तृतीय क्षेत्र था 33.88%। तो बाकी सभी घटे, प्राथमिक क्षेत्र में भी घटोतरी हुई है, द्वितीय क्षेत्र में भी घटोतरी हुई है बेस वर्ष के आधार पर, लेकिन तृतीय क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है। ये 33 से हो गया 40, क्योंकि यहाँ पे पर्यटन ये काफी महत्वपूर्ण है और पर्यटन उत्तराखंड में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, और ये यहाँ पे ग्राफ भी आप दे सकते हैं 2018-19 का। टर्सरी जो क्षेत्र है 40.50%, ये तो खैर यही है, ये सेकेंडरी है सबसे ज्यादा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकता है। अब बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय की। पर कैपिटा इनकम कितनी है उत्तराखंड की? तो वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुसार जो पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय, प्रत्येक व्यक्ति की आय कितनी थी उत्तराखंड में? वो थी 1,98,738। ये उत्तराखंड की पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है। अब प्रश्न बन सकता है कि सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जनपद कौन था? तो वो था हरिद्वार। और सबसे कम जहां पे प्रति व्यक्ति आय थी दोस्तों वो था रुद्रप्रयाग। तो ये थी पर कैपिटा इनकम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं राज्य में बैंकिंग व्यवस्था। यहां से कुछ दिनों पहले जो अपर पीसीएस का एग्जाम में या आरओ या एआरओ एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, और वो प्रश्न इस प्रकार से था कि निम्न में से बताइए कौन से बैंक उत्तराखंड में, या ऐसा था कुछ प्रश्न कि किन बैंकों की संख्या उत्तराखंड में सर्वाधिक है या सबसे कम है। इस प्रकार से कुछ प्रश्न पूछा गया था और वहां से ऑप्शन थे सार्वजनिक बैंक, प्राइवेट बैंक, ग्रामीण बैंक या शायद सहकारी बैंक। इस प्रकार से कुछ अभी मेरे को याद नहीं है, लेकिन प्रश्न दोस्तों यहीं से वो पूछा गया था। तो मैं यहाँ पे जो ऑफिशियली वेबसाइट से जो आंकड़े प्राप्त है, क्योंकि कहीं ना कहीं परीक्षा वाणी में भी एक जगह मिस्टेक दे रखी है, तो उसको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको ऑफिशियली साइट से जो मैंने यहाँ पे आंकड़े देखे हैं उसके आधार पर। क्योंकि मैं दोनों जगह दोस्तों जब तक मैं सेटिस्फाई, जो ये आंकड़े प्रकार जो आंकड़ों से संबंधित प्रश्न बनते हैं, ये मैं जरूर एक बार ऑफिशियल साइट पे जाके चेक जरूर कर लेता हूँ, क्योंकि कई बार बुक्स में मिसप्रिंट हो जाती है या कुछ गलतियां हो जाती हैं। तो आप भी देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट में इसका पीडीएफ। राज्य में बैंकिंग व्यवस्था देख लेते हैं। तो 31 दिसंबर 2019 तक अगर हम बात करें, राज्य में जो कुल बैंकों की संख्या थी वो थी 2366। इसमें जो सार्वजनिक बैंक है, जिसमें आपका एसबीआई आ गया, पीएनबी आ गया, बैंक ऑफ बड़ौदा आ गया, सार्वजनिक बैंकों की संख्या है दोस्तों 1467। इसमें अगर हम बात करूं एसबीआई, सबसे ज्यादा सार्वजनिक बैंकों की संख्याओं में सबसे ज्यादा संख्या है एसबीआई की शाखाओं की। एसबीआई की कितनी शाखा है उत्तराखंड में? 431। और ये आंकड़े कब तक के हैं? 31 दिसंबर 2019 तक के, क्योंकि आजकल तो बढ़ गए होंगे, जब नए आंकड़े आएंगे तो आपको बता दिया जाएगा। एसबीआई की संख्या थी 431, उसके बाद थी पीएनबी, इसका था 247। वैसे आप ये जरूर नहीं कि नोट करो, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये संख्या आप नोट कर सकते हैं जो मैं यहाँ पे ये लिखी हुई है। सहकारी बैंकों की संख्या, तो सहकारी यानी कोऑपरेटिव बैंकों की संख्या थी 289, और उसके बाद ये शायद परीक्षावाणी में 286 लिखा है, लेकिन एक्चुअली सहकारी बैंकों की संख्या जो ऑफिशियल साइट पे है वो है 289। उसके बाद उत्तराखंड ग्रामीण बैंकों की संख्या है 286 और निजी बैंकों की संख्या है 323। तो कुल मिला के 2365 2366 के आसपास आ रहा है।
निजी बैंकों की संख्या भी परीक्षावाणी में बहुत कम बता रखी है, लेकिन ऑफिशियल साइट पे दोस्तों ये निजी बैंकों की संख्या 323 दिखा रखी है। तो देखो सर्वाधिक उत्तराखंड में किन बैंकों की शाखाएं सर्वाधिक है, तो सार्वजनिक बैंकों की शाखाएं सबसे ज्यादा है, जबकि सबसे कम संख्या है उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की, मात्र 286। उसके बाद अगर हम बात करें जिलेवार बैंकों की संख्या, तो सर्वाधिक बैंक की जो शाखाएं हैं वो है देहरादून में, 583 शाखाएं हैं बैंकों की देहरादून में, और सबसे कम बैंक शाखा है वो है 53। और ये 53 कहाँ है संख्या, 53 ये 52 है, 52 बैंक शाखाएं हैं बागेश्वर में, और सबसे ज्यादा 583 बैंक शाखाएं हैं देहरादून में। एक और प्रश्न ये बन सकता है कि 2019-20 में राज्य में बैंकों का कुल जमा ऋण अनुपात, कुल जमा ऋण अनुपात 2019-20, क्योंकि 19-20 का सर्वे है, तो ये थे दोस्तों 52%। इसको आप नोट कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों राज्य में बैंकों की संख्या और बैंकिंग व्यवस्था। आगे बात करते हैं कर यानी टैक्स की। यहां से भी कई बार एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, और वेट का प्रश्न हाल ही में किसी एग्जाम में पूछा गया था। तो ये तीनों जो पॉइंट है यहाँ पे, पॉइंट टू पॉइंट दोस्तों, जो यहाँ पे एग्जाम की व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट होता है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। और कुछ दिनों बाद बहुत सारे अभ्यर्थी मांग करते हैं कि सर जो परीक्षा वाणी के नोट्स हैं इनको एप्लीकेशन में, जो हमारी ऐप है उसमें डाला जाए। तो उसको ऐप को दोस्तों एक बार अपडेट करना पड़ेगा, और उसमें हम कोशिश करेंगे परीक्षा वाणी सीरीज के सारे नोट्स जितने अब तक लेक्चर हो चुके हैं वो हम डालेंगे। जिन अभ्यर्थियों के पास हमारा ऐप नहीं है वो जा सकते हैं प्ले स्टोर पे। उत्तराखंड का नंबर 1 ऐप है दोस्तों, सर्च आपको करना है उत्तराखंड जीके या यूके जीके, सबसे ऊपर आ जाएगा उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजे ग्रुप का ऐप, एसजे ग्रुप का ऐप है। और उसको अभी तक लगभग 1 लाख प्लस अभ्यर्थी दोस्तों डाउनलोड कर चुके हैं। 1 लाख प्लस अभ्यर्थी उससे स्टडी कर रहे हैं बिल्कुल निःशुल्क। उसमें आपको वीकली करंट अफेयर्स नोट्स, परीक्षा उत्तराखंड हिस्ट्री, जियोग्राफी, उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज अलग से दी गई है। प्रत्येक वीडियो के वहां पे प्रत्येक जो नोट्स है, प्रत्येक जो टॉपिक है उसके एमसीक्यू वहां पे दिए गए हैं, हिंदी के नोट्स आपको उसमें मिल जाएंगे। तो मोस्टली जो नोट्स है उत्तराखंड के वो आपको उसमें प्रोवाइड किए गए हैं बिल्कुल निःशुल्क, जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलता है। हम बात करते हैं कर यानी टैक्स की। तो उत्तराखंड में वेट, वैल्यू एडेड टैक्स, ये कब लागू हुआ, 1 अप्रैल 2005 को उत्तराखंड में वेट यानी वैल्यू एडेड टैक्स लागू हुआ। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि वेट उत्तराखंड में कब लागू हुआ। उसके बाद जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स राज्य में 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। और एक है ई वे बिल व्यवस्था। ये ई वे बिल व्यवस्था क्या है दोस्तों, ये लागू हुई राज्य में 20 अप्रैल 2018 से। एक्चुअली इसमें क्या है कि 50,000 रुपए से अधिक का यदि आपने सामान ट्रांसपोर्ट करना है, यानी किसी अन्य स्टेट में भेजना है, 50,000 से अधिक का सामान ट्रांसपोर्ट करना है किसी अन्य स्टेट में, तो उसके लिए आपको एक बिल बनाना पड़ेगा। तो इसे कहा गया ई वे बिल व्यवस्था, और यह राज्य में लागू हुई 20 अप्रैल 2018 से। तो ये राज्य की कर व्यवस्था थी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं सिडकुल की। सिडकुल क्या है, यहां से भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनते हैं। सिडकुल की फुल फॉर्म है स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड, सिडकुल। अब देखो सिडकुल की स्थापना हुई राज्य में 2002 में। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। मुख्यालय इसका कहाँ है, देहरादून है। देहरादून जो सहस्त्रधारा मार्ग है आईटी पार्क, वहां पर इसका मुख्यालय है या कार्यालय है। इसका उद्देश्य क्या था, क्यों सिडकुल का गठन किया गया उत्तराखंड में? इसका उद्देश्य था दोस्तों उद्योगों के विकास को बढ़ावा देना, ताकि जितने भी उद्योग हैं उत्तराखंड में उनको बढ़ावा मिल सके। तो यही मुख्य उद्देश्य है सिडकुल का। सिडकुल जितने भी यहाँ पे उद्योग हैं उनको बढ़ावा देता है, और सिडकुल के 7 बड़े औद्योगिक आस्थान हैं। यहां से भी हाल ही में अपर पीसीएस में या आरओ में एक प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से बताइए किसका संबंध सिडकुल से नहीं है। वहां पे ऑप्शन था आपका शायद सेलाकुई था, एक ऑप्शन वहां पे सितारगंज का था, एक ऑप्शन वहां पे था हरिद्वार का, और एक था रुड़की का।
या हरिद्वार की जगह दूसरा होगा, तो वहां पे सही आंसर था रुड़की का। क्योंकि जो सिडकुल के 7 बड़े औद्योगिक आस्थान हैं वो कौन कौन से क्षेत्रों पे है, कौन कौन से स्थानों पर है, तो यहाँ पे आप देखिए रुड़की में नहीं है, ये 7 जगह पे है। एकीकृत औद्योगिक आस्थान हरिद्वार में है, और जो ये हरिद्वार में ये आस्थान है, एकीकृत औद्योगिक आस्थान हरिद्वार सिडकुल का, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ये आपकी दवाई और जड़ी बूटियों के उद्योग के लिए इंपॉर्टेंट। दूसरा है एकीकृत औद्योगिक आस्थान पंतनगर यानी उधम सिंह नगर। तीसरा है एकीकृत औद्योगिक आस्थान सेलाकुई देहरादून, ये भी दवा और जड़ी बूटियों के लिए प्रसिद्ध है। चौथा है आईटी पार्क सहस्त्रधारा देहरादून, और जो सिडकुल का मुख्यालय वो यही है, आईटी पार्क सहस्त्रधारा देहरादून। पांचवा इसका जो वृहत या औद्योगिक आस्थान है, बड़ा औद्योगिक आस्थान है, वो है एल्डिको सिडकुल इंडस्ट्रियल पार्क सितारगंज। छठा है सिगड़ी ग्रोथ सेंटर कोटद्वार पौड़ी में। पूछा जा सकता है कि सिडकुल का सिगड़ी ग्रोथ सेंटर कौन से स्थान पर है या किस जनपद में है, क्योंकि किसी प्रकार के आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं उत्तराखंड जीके से संबंधित, तो वो है आपका पौड़ी के कोटद्वार में। और सातवां है सिडकुल फेज 2, ये सितारगंज में, और ये है महिला उद्यमी है तो विशेष, मतलब जो सिडकुल का फेज 2 बन रहा है सितारगंज में, इसका बड़ा औद्योगिक आस्थान सितारगंज में दूसरा है, क्योंकि यहाँ देखो सितारगंज में एक पहला भी है, ये एल्डिको वाला, एल्डिको सिडकुल इंडस्ट्रियल पार्क। लेकिन जो दूसरा बन रहा है वो महिला उद्यमी हेतु विशेष, महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए इसको बनाया जा रहा है। तो ये 7 बड़े औद्योगिक आस्थान है सिडकुल के। अब देखो रुड़की में नहीं है, और वहां पे राइट आंसर क्या था, वो था रुड़की। तो इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे प्रश्न बनते हैं, और इसी प्रकार आपको यहाँ पे नोट करने हैं। मैं यहाँ पे लगातार आपको पिछले एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं वो मैं आपको लगातार बताते रहता हूँ, ताकि आपको ये अनुभव हो सके कि क्या आपको पढ़ना है और किस पर आपको विशेष ध्यान देना है। बढ़ते हैं आगे। अब देखो यहाँ से छोटे छोटे प्रश्न दोस्तों पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। प्रमुख औद्योगिक पार्कों की अगर हम बात करें, कौन कौन से पार्क हैं, ये यहाँ से जरूर प्रश्न पूछा जा सकता है। एरोमा पार्क, ये आपका सिडकुल से संबंधित, मतलब सारे पार्क ये सिडकुल से संबंधित है। और ये एरोमा पार्क ये कहाँ है दोस्तों, तो ये है आपका काशीपुर में। सिडकुल द्वारा काशीपुर में ये विकासाधीन एक उद्योग है, औद्योगिक आस्थान है एरोमा पार्क काशीपुर में, जो अभी विकासाधीन है, जो बन रहा है। सिल्क पार्क कहाँ है, तो ये आपका देहरादून है। टेक्सटाइल पार्क कहाँ है, ये है जसपुर काशीपुर में, उधम सिंह नगर। उसके बाद है मिनी स्पाइस पार्क, ये सितारगंज और सहसपुर है। मिनी स्पाइस पार्क ये कहाँ है दोस्तों, तो ये आपका सितारगंज और सहसपुर में। सितारगंज यानी उधम सिंह नगर, और सहसपुर आ जाएगा आपका देहरादून। आप स्टेट भी जरूर डिस्ट्रिक्ट भी आप जरूर नोट करें। सितारगंज कहाँ है, उधम सिंह नगर में है। उसके बाद है पतंजलि हर्बल एवं फूड पार्क, ये कहाँ है, तो ये आपका हरिद्वार में है। इनका संबंध सिडकुल से नहीं है। उसके बाद है हिमालयन मेगा फूड पार्क, ये कहाँ है, तो ये है महुआ खेड़ा काशीपुर में। हिमालयन मेगा फूड पार्क कहाँ है दोस्तों, महुआ खेड़ा काशीपुर में। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू पॉइंट से। आगे बढ़ेंगे तो प्रमुख उद्योगों की बात करें अगर, उत्तराखंड में कौन कौन से उद्योग हैं, सीमेंट उद्योग है, मार्बल उद्योग है, चीनी मिल है यहाँ पे। तो किन किन उद्योगों के लिए कौन कौन से जनपद यहाँ पे प्रसिद्ध है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर बात करें चीनी मिल, तो सर्वाधिक जो चीनी मिलें पाई जाती है उत्तराखंड में वो उधम सिंह नगर जनपद में और हरिद्वार में देखने को मिलती है। सीमेंट उद्योग ये विशेष तौर पर देखने को मिलता है देहरादून में, क्योंकि देहरादून में चूने का भंडार है। चूने का भंडारण सर्वाधिक है देहरादून जनपद में, इसलिए यहाँ पे सीमेंट उद्योग देखने को मिलता है। सर्वाधिक जो सीमेंट उद्योग देखने को मिलते हैं वो देहरादून में है। उसका मार्बल उद्योग ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका कहाँ है, देहरादून में है, मतलब देहरादून इसमें नंबर 1 है। कागज उद्योग, तो इसमें नैनीताल और उधम सिंह नगर का विशेष स्थान है। और आपको बता दें एशिया का जो सबसे बड़ा कागज उद्योग है वो है सेंचुरी पेपर एंड पल्स बोर्ड, जो कि लाल कुआं नैनीताल में है। परीक्षा वाणी में आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद कत्था उद्योग है, तो ये हल्द्वानी में है। और 19 सालों व ताम्र शिल्प हेतु प्रसिद्ध जो जनपद है वो है दोस्तों आपका अल्मोड़ा में। तो इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये देखो चीनी मिल क्या होता है ये तो आपको अब एक्सप्लेन करना नहीं होगा कि चीनी मिल होता क्या है एक्चुअली। ये तो सिर्फ एक सिंगल लाइन टाइप के क्वेश्चन हो गए, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए मैंने आपको ये
बता दिया है। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे और बात करते हैं हस्तशिल्प यानी हाथों से जो शिल्प कला है, जो हाथों से बनाई जाती है वस्तुएं। लघु उद्योग कौन कौन से यहाँ पे छोटे छोटे उद्योग हैं। कुटीर उद्योग जो घरों में ही लोग बहुत सारे छोटे छोटे काम करते हैं, लघु उद्योग बनाते हैं घरों में। तो मतलब जो घरों में उत्पादन होता है इसी को कहा जाता है कुटीर उद्योग। और उत्तराखंड में आपने देखोगा हर घर में कुछ ना कुछ, अब तो खैर धीरे धीरे क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, लोग काम नहीं करना चाहते, लेकिन जो पहले के लोग थे दोस्तों, रिंगाल जो हस्तशिल्प है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक कुटीर उद्योग था यहाँ पे उत्तराखंड में बहुत सारे जनपदों में। विशेष तौर पर ये चमोली और पिथौरागढ़ का एक मुख्य उद्योग था। इससे हाथों से रिंगाल से क्या बनाए जाते हैं, बहुत सारी महत्वपूर्ण वस्तुएं बनाई जाती हैं और उनको बेचा जाता था। एक कुल मिला के एक व्यापार हुआ करता था। ये अभी भी कई जिलों में अभी भी ये देखने को मिल रहा है। तो चमोली और पिथौरागढ़ में ये विशेष तौर पर देखने को मिलता है। तो रिंगाल हस्तशिल्प की अगर हम बात करें, चमोली, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में ये प्रसिद्ध है, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। और इससे बहुत सारी वस्तुएं बनती हैं इस रिंगाल की। मोष्टा हो गया, जैसे एक प्रश्न ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मोष्टा किससे प्राप्त होता है, तो रिंगाल से वो प्राप्त होता है। बहुत सारी इससे कीमती वस्तुएं बनाई जाती है और मतलब छोटी छोटी वस्तुओं को रखने के लिए कई टाइप के इससे बनाए जाते हैं। वो आपने देखा होगा गांव में जो गांव की महिलाएं होती हैं वो घास लाती हैं, तो वो घास लाने के लिए जो बनाया जाता है, अगर हम बात करें हमारे गढ़वाल में, तो गढ़वाल में इसको कहा जाता है घेड़ा। इसमें गांव की महिलाएं क्या लाती हैं, घास लाती है। आपके क्षेत्र में इसको क्या कहा जाता है जिसमें गांव की महिलाएं घास लाती है, कमेंट में जरूर बताएं। इसके बाद ऊनी वस्त्र उद्योग। ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए नैनीताल, चंपावत और अल्मोड़ा जनपद इकाई प्रसिद्ध है। हथकरघा उद्योग यानी हाथों से जो सूती वस्त्र बनाए जाते हैं, बहुत सारी वस्तुएं बनाई जाती है हाथों से। भंगेल उद्योग, भंगेल उद्योग यानी भांग के पौधों से जो प्राप्त रेशे होते हैं उससे बहुत सारी कीमती वस्तुएं बनाई जाती है, रस्सी बनाई जाती है, दरी बनाई जाती है। तो ये भी उत्तराखंड में प्रसिद्ध एक उद्योग है। रेशम उद्योग, रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है दून, टिहरी और पौड़ी। उसके बाद चर्म शिल्प है। तो चर्म शिल्प यानी चर्म में बोला होता चमड़ा, तो चर्म व्यवसाय भी उत्तराखंड में देखने को मिलता है, लोहाघाट, जोहरघाट इन क्षेत्रों में विशेष तौर पर। तो ये थे दोस्तों कुछ लघु उद्योग उत्तराखंड के। बाकी आपको अन्य महत्वपूर्ण चीजें हमने यहाँ पे बता दी है, और जो यहाँ पे उत्तराखंड का अर्थव्यवस्था वाला टॉपिक था ये इसी के साथ कंप्लीट हो चुका है। इसमें बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई है, और यहाँ से दोस्तों एक मतलब अच्छा स्कोरिंग ये टॉपिक है उत्तराखंड जीके का। एग्जाम में 1 या 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनते हैं। तो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक था और काफी डिटेल्स में मैंने इसके बारे में आपको समझा दिया है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और कमेंट में दोस्तों अपनी राय अधिक से अधिक जरूर दिया करें कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, ये वीडियो कैसी लगी। उससे मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बिल्कुल निःशुल्क हम यहाँ पे लेके आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।